हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। और हम आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। जितने भी हमने क्वेश्चन अभी तक देखे हैं सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उनमें कंसेप्ट हिडन थे और उनको हमने पता किया ताकि ऑप्शन आपको रटना ना पड़े। और यही चीज़ आप आगे के सीरीज में करोगे और जितने अभी तक क्वेश्चन देख रहे हो सभी में सेम चीज़ अप्लाई करोगे। और जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनको इफेक्ट दिख रहा होगा कि आप क्वेश्चन को किस तरह समझकर पढ़कर आंसर कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ हैं जिनको मैंने एक किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करके बताया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट है, टेट प्लेलिस्ट, उसको पढ़ लेना ढंग से ताकि आपके एग्जाम के लिए वो कारगर साबित हो। और यूपी टेट के पेपर के सॉल्यूशन देखा था, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि कितनी चीज़ें रिलेटेड हैं और इवन पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सेशन 7 PM पर हो रहा है डेली। सेशन को आप लाइक करके जितना हो सकता है शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। और एक और बात कि ईवीएस के लिए मैडम पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। वो जो क्वेश्चन हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में है, प्रॉपर तरीके से उनको सुनो। और अगर क्वालिटी का इशू है तो एक क्वालिटी का ऑप्शन होता है, बटन होता है यहाँ पर कहीं, वहाँ से जाके उसको एनहांस कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। पहले क्वेश्चन में डबल टाइम दे रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन के बाद सेम 20 सेकंड पर चलेंगे। और सभी बच्चे सेशन को आप लोग प्लीज लाइक करके शेयर कर देंगे। जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है 7 PM पर आ जाया करो, क्योंकि ये जो है हम कर चुके हैं कोशिश अपनी तरफ से, अब सिर्फ आपकी बारी है। समझ गए? अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ABCD आंसर करना है। कुछ क्वेश्चन याद करने वाले होते हैं, मैं उनकी कभी मना नहीं करता कि वो याद नहीं कर सकते, उनको याद ही करना पड़ता है। जिन क्वेश्चन में कंसेप्ट होता है 95% वही होते हैं क्वेश्चन, उनमें आपको कंसेप्ट समझना जरूरी होता है, याद करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जहां पर सिद्धांत वगैरह की बात आ गई वहां पर सिंपल से याद करना पड़ेगा। अभिक्रमित अनुदेशन का है सक्रिय अनुक्रिया, पुनर्बलन या फिर छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत जो है वो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, नोट कर लो यहां से लेकर यहां तक। थार्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पूछा जा सकता है, थार्नडाइक ने इनमें से कौन सा सिद्धांत दिया? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी में सीखने की क्रिया प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्या महत्वपूर्ण नहीं है? ये देखो कि क्या महत्वपूर्ण है और फिर देखो कि क्या महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण नहीं है? देखो, उद्दीपक की बात हो रही है, थ्योरी महत्वपूर्ण नहीं पूछ रहा है। उद्दीपक आ रहा है तो उद्दीपक से उद्दीपक तो आ ही जाएगा, यानी ये तो महत्वपूर्ण होगा ही होगा। इसके बाद देखो यहां पर बात हो रही है अनुक्रिया की। अनुक्रिया एक तरह से अगर आप पहले वाले क्वेश्चन पर आओगे तो सिमिलर टाइप के ऑप्शन आपको क्वेश्चन से रिलेट करते हुए दिखेंगे। तो इस कंडीशन में अभिप्रेरक, अंतर्नोद, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों जो है सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। लेकिन नहीं कौन सा है? वो है क्रिया प्रसूत व्यवहार। ये देखोगे इनसाइड और आउटसाइड के टर्म में भी इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तीनों इनसाइड के, बाकी एक जो है आउटसाइड की तरफ कर सकते हो, बहिर्मुखी टाइप। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपने अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा? सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा। अब देखो, गेने जो है, रॉबर्ट गेने, उन्होंने अधिगम सोपानकी में एक पिरामिड बनाया और उस पिरामिड में उन्होंने सभी प्रकार के अधिगम को लिखा जो कि कुल मिलाकर थे 8। और उसमें पूछ रहा है कि सबसे निम्न स्थान पर क्या था। देखो, एक पिरामिड बना लेते हैं, इससे आपको क्या याद करने में आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें समझने लायक इतना कुछ नहीं है। अगर आपसे उच्चतम स्थान निम्नतम स्थान पूछा तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि कौन से नंबर पर कौन सा है।
1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग से बात करें, सबसे ऊपर था समस्या समाधान। समस्या समाधान, ठीक है। दूसरे पे था सिद्धांत। तीसरे पे है संप्रत्य अधिगम। ओके, चौथे पे है इसमें विभेदात्मक, विभेदात्मक। और पांचवें पर है इसमें शाब्दिक, इसके बाद छठे पर है इसमें श्रृंखला, सातवें पर है इसमें उद्दीपक, उद्दीपक अधिगम। और लास्ट में जो आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि निम्न स्थान पर, यानी सबसे लास्ट में, वो क्या है, वो है संकेत, सिग्नल। ठीक है, संकेत अधिगम। तो यहां पर आपसे पूछा है कि सर्वाधिक निम्न स्थान संकेत, सर्वाधिक उच्च स्थान समस्या समाधान। दोनों आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप के। किसने, रॉबर्ट गेने ने अपने अधिगम सोपानकी में। ये आप बना लेना, इनको लिख लेना। क्वेश्चन आपसे 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो मैंने आपको बता दिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में संकेत अधिगम हो जाएगा। शाब्दिक वाला तो यहां पर आ रहा है, कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से लिखोगे। तो शाब्दिक वाला किस पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है। तो यहां पर सबसे ऊपर वाला तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। इस क्वेश्चन को करेंगे सभी। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। किस चीज के उदाहरण है, समापन के, पुनर्वलन का, प्रस्तावना का। देखो उतार चढ़ाव की बात हो रही है, यहां पर चेंज की बात हो रही है, और चेंज के अकॉर्डिंग यानी उतार चढ़ाव आ रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सीधे तौर पर उद्दीपन परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। इतना चीज हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। आंसर करेंगे, संप्रेषण की बात कर रहा है, प्रक्रिया का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा इसका आंसर, पुनर्वलन। 4 तत्व होते हैं, संप्रेषक, संदेश, माध्यम, प्रापक, और उसमें पुनर्वलन नाम का कहीं वर्ड नहीं है। बाकी तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसका आंसर क्या कर देंगे हम, 5 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है 6, मंदिर मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। क्वेश्चन का आंसर करेंगे, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम सबसे ज्यादा यूजफुल है। समझो क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को इस तरह से समझ सकते हो कि मंद बुद्धि बालक है, उसके लिए सबसे बेटर क्या होगा, सबसे बढ़िया क्या होगा। बढ़िया पाठ्य चर्चा होगी, यानी बढ़िया से बढ़िया जो है उच्च स्तरीय उसको शिक्षा प्रोवाइड किया जाए। संवर्धन, त्वरण एक एक्सेलरेशन दिया जाए उसके, या फिर व्यक्तिगत अनुदेशन। तो एक चीज़ समझ में आ रही है आपको, जैसे घर पे क्या होता है, 2 बच्चे हैं और आपका भाई है, आपकी बहन है, सिस्टर है और आप हो। और जनरली क्या होता है, दोनों बच्चे इक्वल नहीं होते। कई बार एक ज़्यादा मार्क्स लाता है, दूसरा कम लाता है, तो वहाँ पर फोकस दूसरे वाले पर कर दिया जाता है, उसको ज़्यादा पुश किया जाता है। लेकिन कैसे पुश करेंगे उसको ये है कि जो है हायर स्कूल में भेजेंगे, अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा हाई एजुकेशन देंगे उसको। क्या उससे जो है उसके मार्क्स बढ़ने लगेंगे? नहीं, उसको क्या है, हम गाइडेंस देंगे प्रॉपर तरीके से अलग से। तो वो चीज़ कहलाएगी व्यक्तिगत अनुदेशन, जो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इतनी चीज़ें समझ में आई।
तो ये इस क्वेश्चन को आप वहां से कनेक्ट करके आंसर कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। और जो भी बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं इन 2-3 क्लासेस में, लेकिन आप लोग समझदारी से देखो क्वेश्चन को। जहां पर रटने की आवश्यकता वहां पर रटो, लेकिन जहां आवश्यकता नहीं है वहां बिल्कुल नहीं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ढूंढो इसमें से सत्य क्या है, फिर सत्य जो नहीं हो वो देखो। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। क्या सही नहीं है? देखो, सही नहीं है की जगह हमें ढूंढना सही है। तो सही में क्या है? ये बात बिल्कुल सही है कि सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल परिवर्तन की प्रक्रिया है, लेकिन उससे इंपैक्ट क्या पड़ता है वो इसमें नहीं दे रखा है। तो हमें सिंपल सी जनरल स्टेटमेंट बात है वो हमें सही लगी। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। क्या विकास को माप सकते हो आप कि इतना विकास हो चुका है? नहीं माप सकते, ठीक है। विकास को मापा नहीं जा सकता। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि किस अवस्था में कितना, या फिर जो है सबसे ज्यादा विकास कौन सी अवस्था में होता है, सबसे कम कौन सी अवस्था में होता है, किस अवस्था से स्टार्ट होता है, विकास के पहलू क्या होते हैं, लेकिन हम उसे माप नहीं सकते। तो ये बात गलत हो जाएगी। वैसे इसका आंसर यही है, सत्य नहीं पूछा है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया, बिल्कुल लक्ष्य आधारित बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। ऑप्शन 2 जो है वो उसका सही होगा, क्योंकि वही सही बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता एवं विशिष्ट क्षमता को हम क्या कहते हैं? किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा विशिष्ट है और योग्यता भी उसकी विशिष्ट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? योग्यता विशिष्ट है। देखो, यहां पर कहीं भी इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से उसके इंटरेस्ट की बात नहीं की है। यहां पर सिर्फ बात की उसकी योग्यता की, क्षमता की, वो कितना इंटरेस्टेड रहता है आगे के उसमें रिसर्च में, वो उसकी बात नहीं की है। तो रुचि, अभिप्रेरणा, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। मूल्य का मतलब जो है उसका क्या कहते हैं, जैसे प्राइसिंग बोलते हैं किसी चीज की कीमत, वैसी उसकी क्या एक तरह से वैल्यू, तो ये हो जाएगा मूल्य। लेकिन ये वैल्यू टर्म इन टर्म ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट या साइकोलॉजी में सही नहीं है। तो हम एक ही वर्ड बोल सकते हैं, वो है अभिक्षमता, जो कि राइट वर्ड होगा इसको डिफाइन करने के लिए कि बालक का किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसकी उसमें क्षमता अच्छी है, तो इसका हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं अभिक्षमता। अब इसके बाद क्वेश्चन आओ 9 पर। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक अवस्था की विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? किस अवस्था से मिलती जुलती है? पूछा जा सकता है ब्रूनर की किस अवस्था को पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की इस अवस्था से जो है मिलता जुलता माना गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि सीधी लाइन लिख के आएगी, क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन के आ जाएगा। और जो हमने देखा भी है कि मैंने 1 महीने पहले से जो चीज पढ़ाई वो यूपी टेट के पेपर में आपसे पूछ गए। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। क्वेश्चन नंबर आओ 11 पर। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के गुण से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन व्यक्तित्व के गुण से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है व्यक्तित्व के गुण से? पढ़ लिया हमने ऑलरेडी। व्यक्तित्व के वर्गीकरण में देखना एक बार, वहां पर ही आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? कौन संबंधित नहीं है? फ्राइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आओ। जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं, हो सकता है सभी क्वेश्चन के आंसर आपको ना आते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है, प्रॉपर तरीके सारे सेशन कवर करो, क्योंकि जो क्वेश्चन के आंसर आपको आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है, प्रीवियस सेशन नहीं किए हैं। तो जो बच्चे अभी जुड़े हैं, सेशन को कंप्लीट जरूर कर लेना, और डेली जो है 5-5, 4-4 सेशन करके कवर करो, ताकि एग्जाम तक सारी चीज़ें हो जाएं। और फिर जितने भी स्टेट में आपके टेट के एग्जाम्स हो रहे हैं या फिर फॉर्म निकल रहे हैं, सबको भरो, क्योंकि सभी में मैं सारी चीज़ें कराऊंगा, और ये एंड टू एंड चलने वाला है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे हम क्या कहते हैं?
उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12वां, आंसर करो फटाफट से। ध्यान नहीं देता उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? उद्वन कहते हैं। नेक्स्ट आओ इसमें क्वेश्चन नंबर 13, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? बहुत ही सरल तरीके से आंसर कर सकते हो। वर्ड को पढ़ना और सोचना एक बार कि अर्थ विज्ञान क्या छोटी होगी, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। अर्थ विज्ञान जो है हम अर्थ निकाल लेते हैं, क्या उससे पहले कुछ नहीं आता? बिल्कुल आता है। अर्थ विज्ञान के लिए आपको बोलना आना चाहिए, आपको समझना आना चाहिए। वाक्य अपने आप में एक पूरा सेंटेंस हो गया। वर्ड्स, छोटे छोटे से अक्षर सिखाए जाते हैं, पहले वर्ड सिखाए जाते हैं, तो वाक्य की तो बात ही नहीं होगी। रूपग्राम का मतलब है उसको तरीके से बताने का। ध्वनिग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले आप उसको प्रोनाउंस करना सीखते हो। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ गया? ध्वनिग्राम। किसी चीज को बोलने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए उसको आपको बोलना पड़ता है या फिर उसको सुनना पड़ता है। तो ध्वनिग्राम में दोनों चीजें आ जाती हैं। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी। क्वेश्चन नंबर है, सॉरी वो 13 था, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 13 है यार। पहले वाला क्वेश्चन 12 था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी ने 13, 20 करके 12 करके आंसर किया है तो। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? ये क्वेश्चन नंबर 13 है। मैंने थोड़ी नंबरिंग में गड़बड़ कर दी, बट कोई दिक्कत नहीं है ना। अनुमानित किया जा सकता है, सृजनात्मकता चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। देखो सृजनात्मकता की बात हो रही है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है, क्रिएटिव थिंकिंग की बात हो रही है। तो वहां पर क्या हो रहा है, जब आपकी थिंकिंग बहुत ही क्रिएटिव होगी, आप सॉल्यूशन ढूंढ लोगे, तो क्या होता है कि आपको बोला जाए नहीं ये सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे इससे कुछ और बेटर सॉल्यूशन चाहिए। तो क्या होगा, आप कोई दूसरा सॉल्यूशन सर्च करोगे, दिमाग में सर्च किया, बता दिया क्रिएटिव सॉल्यूशन, आपका बहुत माइंड क्रिएटिव है, मतलब आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस को जो है ढूंढ पा रहे हो। इससे कितने विभिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, ये अनुमान हम लगा सकते हैं। ये बात समझ में आई। क्रिएटिव थिंकिंग वाला पर्सन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से अपने जो है सक्सेस को पा सकता है। हमने देखा क्रिएटिव पर्सन कंपनी का निर्माण करता है क्योंकि उस पर हर चीज का सॉल्यूशन होता है, और प्रतिभाशाली या फिर इंटेलिजेंट पर्सन उस पर जो है कंपनी में काम करता है, एक अच्छी पोजीशन पर सही, लेकिन कंपनी में काम करता है, उसमें कंपनी का स्वामित्व है उसके पास नहीं होता। तो ये फर्क है सृजनात्मकता और जो है जो प्रतिभाशाली पर्सन होते हैं उनके बीच में। क्रिएटिव थिंकिंग माइंड होना जरूरी है, क्रिएटिव माइंड होना जरूरी है, थिंकिंग आपकी वैसी ही होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण कैसा है? आंसर करेंगे सूक्ष्म शिक्षण। हम क्रैश कोर्स निकालते हैं, क्रैश कोर्स कैसा होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। क्रैश कोर्स कई बार आपने देखा बहुत ही कम पढ़ाया, इफेक्टिव पढ़ाया, उसको बोलेंगे प्रभावशाली शिक्षण। क्या बोलेंगे उसको? प्रभावशाली शिक्षण। क्वेश्चन नंबर आओ 15 पर, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों से संबंध में सही है? कौन सा सही है? सृजनात्मकता के तत्वों में सही है। आंसर करो सभी, और प्लीज सेशन को आप लाइक जरूर कर देना यार, सेशन को आप लाइक कर देना ताकि हर बच्चे तक पहुंचे। आपका कोई भी पैसा नहीं कट रहा है इस चीज़ में, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आती लिख लेना भैया, क्योंकि क्या है एग्ज़ाम में आई मुझे बहुत दुख होगा। कई बच्चे छोड़ के आते हैं, पूछते हैं कि इसमें कि ये पेपर में एक दो बच्चे मेरे से मेल पर पूछ रहे हैं कि यूपी टेट में आपको कैसे पता लगा कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, जबकि मैंने वीडियो में बताया है कि जो 4 क्वेश्चन वो कैसे एक दूसरे से सिमिलर है, और वो कह रहे हैं आपको कैसे पता लगा। तो चीज़ें आपको कंसेप्ट पर ही पता लगेंगे। आप ये कंसेप्ट क्लियर हैं, क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो तुरंत दिमाग में क्लिक होगा, अरे यार ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन देखा है यार, तो फटाफट से देखा अच्छा इसका ये है, इसका ये है, डेफिनेटली यार मैच कर गया। तो सिंपल सी चीज़ है, आपके कंसेप्ट को क्लियर होना बहुत जरूरी है।
उसका उनका मतलब ये नहीं था कि आपको कैसे पता लगा, उनका मतलब ये था इसमें कि आप कैसे सर्च कर पाए, उस चीज़ को हमें भी जानना है। तो वो चीज़ें कंसेप्ट के आधार पर ही आपको पता लग पाएंगी। समझदारी से करोगे इसको तो डेफिनेटली चीज़ें आपके हाथ में होंगी, नहीं तो हाथ से बाहर निकल जाएंगी। सृजनात्मकता की बात की है, उसके तत्वों में संबंध में सही है प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। सृजनात्मकता में अभी थोड़ी देर पहले देखा क्रिएटिव थिंकिंग में कि विविधता होती जरूर है, ठीक है, और प्रवाह, मौलिकता और इसके साथ क्या विस्तारण, चारों ऑप्शन कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक 4-5 साल का बालक है और अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित कर मतलब उसकी विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? अब देखो एक चीज तो आपको क्लियर हो रही है, यहाँ पर फ्रायड की बात की है बालकों में, किसको लेके, जो है संवेदनाओं को लेकर। वहां पर व्यक्ति के गुण की बात की थी, तो इसलिए हमने फ्रायड को कंसीडर नहीं किया। क्या दिया है इसने दिया है इसको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब उनका कहना यह है कि ये समझना थोड़ा सा हमसे परे है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर है 17वां, निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? गौण नियम का मतलब है कि मेन इंपॉर्टेंट नियम जो इंपॉर्टेंट है उनमें शामिल नहीं है। सीखने की बात हो रही है, क्या होगा? आंशिक क्रिया, सदस्यता, क्रिया प्रतिक्रिया, बहु प्रतिक्रिया। कौन से नियम में शामिल नहीं है? क्रिया प्रतिक्रिया जो है उसके मेन नियम जो है गौण नियम उनमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 18, स्कूटर चलाने वाले पर्सन द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? आप भैया स्कूटी चलाते हो, स्कूटी बाइक चलाते हो और आपको कार चलाना सिखाया जाए और वो चीज़ आप जो स्कूटी चलाने में सीखे हो वो चीज़ कार चलाने में आपको सहायक हो, तो उस प्रकार के अंतरण, ये किस प्रकार के अंतरण का उदाहरण कहलाएगा? किस प्रकार के अंतरण का उदाहरण कहलाएगा? देखो मेन क्या है कि कार चलाना और स्कूटी चलाना या फिर स्कूटर चलाना दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। लेकिन ये जो डिफरेंस है वो इतना भी वार्ड नहीं है कि आप बिल्कुल ही अलग कर दो। थोड़ा बहुत पड़ता है, मतलब थोड़ा बहुत जो है सिमिलरिटी है, लेकिन डिफरेंस फिर भी देखने को मिलता है। अनुभव सहायक तो होते हैं, आपको ये पता लगता है कि हमको कब स्पीड कम करनी चाहिए, कब ज़्यादा करनी चाहिए, सारी चीज़ सहायक होती हैं। लेकिन एक्सीलेटर कहाँ पर है, ब्रेक कहाँ पर है, उसको सिस्टम को बिठाने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। कितना लेफ़्ट टू राइट देखना है, कितना सब कुछ देखना है, इतनी सारी चीज़ों को करने के लिए टाइम लगता है। तो ये क्या होता है, वर्टिकल जो डिफरेंस है आप उसको वर्टिकल कंसीडर कर सकते हो। तो वर्टिकल के माध्यम से हम ये कह सकते हैं ये अगर ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, तो थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है। 36 में क्या होगा, एक तरह से बिल्कुल सेम स्कूटर और स्कूटी के बीच में जो कनेक्शन है वो चीज़ कि आप स्कूटर चला रहे हो, स्कूटी आपको दे दी जाए तो आप चलाना सीख लोगे, यानी फटाफट से चला लोगे। तो ये कैसा उदाहरण हो जाएगा? अभी वाला वो हो जाएगा ऊर्ध्व अंतरण का। क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। ये मैं सारे वर्ड आपको डिस्लेक्सिया वगैरह सब कुछ डिस्ग्राफिया में वैसे तो बताए थे, डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्लेक्सिया क्या है, लेकिन अलग से एक बार सारे वर्ड को मैं कंसीडर करके वो भी चीज़ें मेरे को आपको बतानी है। इसका आंसर क्या होगा? भी संप्रेषण संबंधी जो अक्षमता है वो कहलाएगी डिस्फेसिया। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रजातांत्रिक का मतलब क्या होता है कि बच्चों के द्वारा बच्चों की सुनने वाली। कैसी होगी? बच्चों की सुनने वाली। बच्चों की सुनने वाली में आप ये देखो कि आप टीचर हो, स्टूडेंट के बीच में आपने पढ़ाया और किस चीज़ में बच्चों की राय को कंसीडर नहीं किया जा रहा। जब आप अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हो, जैसे कि मैं अब कर रहा हूँ और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं और मैं उनकी नहीं सुन पा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है सेशन थोड़ा सा हम जो कर रहे हैं
वो प्रीमियर सेशन है, ठीक है। इसलिए हम जिस सेशन में मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, कोई अगर क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसका आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन हो रहे थे वहां पर हम क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, ठीक है। इसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अकेले व्याख्या कर रहा हूँ और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि हमेशा वन साइडेड होती है, जिसमें एक तरफ से व्याख्या की जाती है। वहां पर क्या होता है, प्रजातांत्रिक आपको करने को एक्टिविटीज नहीं मिलती, बच्चा अपनी तरफ से नहीं पूछ पाता। अगर पूछ लेगा तो वो कैसी बन जाएगी, परिचर्चा बन जाएगी। प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, प्रोजेक्ट के द्वारा आपको चीजों को समझाया और समझ लिया जाता है, दोनों चीजें होती हैं। प्रजातांत्रिक इसमें से कौन सी नहीं है, व्याख्यान, क्योंकि ये सिर्फ एक तरफा होती है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर आउट 21 पर शैक्षिक उद्देश्य के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 21, कौन सा स्तर संबंधित नहीं है, भावात्मक पक्ष की बात कर रहा है। तो ध्यान से आंसर करना, अनुक्रिया, आग्रहण, व्यवस्थापन, और एक वर्ड है इसमें ज्ञान। भावात्मक पक्ष, ब्लूम के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष की बात हो रही है, भाव की बात हो रही है, ज्ञान तो कहीं पर नहीं आएगा। ज्ञान को भाव से हम कनेक्ट नहीं कर सकते, तो कौन सा कनेक्ट नहीं है, वो है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर आओ 22 पर, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण की बात हो रही है, ठीक है, उसके स्तर की बात कर रहा है कि स्तर नहीं है। श्रीमती, परावर्ती, अवबोध या अभिप्रेरणा। देखो, शिक्षण की बात हो रही है, यहां पर पढ़ाने की बात हो रही है, बच्चों की तरफ से बात नहीं हो रही, टीचर की तरफ से बात हो रही है। तो यहां पर स्तर को हम अभिप्रेरणा को काउंट नहीं करते। अभिप्रेरणा कैसे होगा, काउंट नहीं होगा। अवबोध, स्मृति और परावर्ती। क्वेश्चन नंबर आउट 23, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन और खालिस्तान के बीच की कैसी है, संगति है। अब देखो, इन क्वेश्चन में क्या होता है, ऑप्शन भी आपको ऐसे मिलेंगे ना कि आप चाहते हुए ना चाहते हुए आंसर बहुत अच्छे से कर पाओगे। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन और पशु के बीच की संगति है क्या, नहीं है। उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच की संगति है। इसी सेशन में इतनी बार इन दोनों वर्ड्स को पढ़ चुके हैं कि सेशन में इन दोनों वर्ड्स के अलावा और कोई चीज नहीं मिलेगी। और बार बार क्या होता है, ये जब रिपीट होते हैं तो आपको वातावरण, अनुवांशिकता, हमने कितनी बार इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखे, वहां पर आंसर क्या था, वहां पर सेम यही आंसर था। क्वेश्चन नंबर आओ 24, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है, प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। अब देखो, आगमन निगमन आप सोचो कि भाई कॉन्ट्रा है एक दूसरे के, ठीक है, तो कॉन्ट्रा नहीं, इसमें हम कॉन्ट्रा नहीं कह सकते इसको, क्योंकि कई जगह पर निगमन यूज आता है, कई जगह पर आगमन यूज आता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आगमन यूज आएगा तो निगमन यूज कभी नहीं आएगा। निगमन यूज आता है, बड़ी क्लासेस में अक्सर निगमन यूज आता है, छोटी क्लासेस में आगमन यूज आता है। प्रश्नोत्तर हो गया, ठीक है। समस्या समाधान, ये प्रगतिवादी सिद्धांतों पर कैसा हो जाएगा। अब यहां पर पूछा आपसे शिक्षण विधि में प्रगतिवादी यानी कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है, तो इफेक्टिव हम कौन सा बोल देंगे इसमें, समस्या समाधान। ये चीज क्या होगी, जब आगमन आप पढ़ रहे हो, आगमन में क्या कर रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया, यानी समस्या को सॉल्व करने का तरीका ढूंढ लिया। निगमन में क्या किया, फॉर्मूले से आपने आंसर निकाल दिया। समस्या समाधान में क्या करना है, हमें फाइनली रिजल्ट निकालना है, कैसे भी करके उसकी समस्या को सॉल्व करना है, चाहे उसमें हमें क्वेश्चनिंग क्यों ना करनी पड़े। तो सारी चीज इसमें शामिल हो जाएंगी। इसने पूछा प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित, तो सबसे इफेक्टिव हो जाएगा समस्या समाधान। ये चीज समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 24 में प्रॉपर तरीके से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। समस्या समाधान के लिए बाधक नहीं है, यानी जो जिसमें गड़बड़ नहीं होती।
समस्या को सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट चाहिए क्या, हमें चाहिए एक पॉजिटिव थिंकिंग, यानी हम इसको कर लेंगे, कोशिश हम पूरी करेंगे। नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर सकता, तो क्या आगे पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। हर पढ़ने के टाइम पर आपको ये लगेगा। तो आपको सबसे पहले चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपके बाधक कभी नहीं होगी। पहले ऑप्शन में आपको दे रखा है सूझ, सूझ को आंसर कर दो, ये कभी बाधक हो ही नहीं सकती समस्या समाधान में। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है, सूझबूझ से काम ले रहे हैं, तो डेफिनेटली समस्या को समाधित कर ही लोगे। नकारात्मक मानसिक वृत्ति, चिंता, बगरासा, ये सारी चीजें क्या हैं, ये बाधक होती हैं। चिंता करने लग गए आप तो समस्या सॉल्व हो जाएगी क्या? चिंता करने से नहीं होगी। सूझबूझ से काम लेना चाहिए, तभी तो कहते हैं सूझबूझ से काम लो। यही क्वेश्चन, अब देखो यही क्वेश्चन आपने डेली लाइफ में पढ़ा हुआ है, जिंदगी में उतारा हुआ है, इसको बस अप्लाई तो करना है। करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? संवेग पूछा है। सेशन को आप प्लीज लाइक जरूर कर देना यार, मेरी आपसे दरखास्त है कि लाइक जरूर कर देना। संवेग पूछा है। ध्यान, उद्दीपक, श्रमति, ये सब मानसिक हैं। संवेग वो है जो भावनाओं से कनेक्ट है। हम बोलते हैं ना आमोद प्रमोद, ठीक है, आमोद प्रमोद। उद्दीपक, ध्यान, स्मृति, ये सब मानसिक, लेकिन ऐसी चीज जो मानसिक योग्यता ना होने पर भी कनेक्ट होती है, जो कनेक्ट कर सकती है एक दूसरे पर्सन से, वो होती है संवेगात्मक क्रियाएं। संवेग, आमोद प्रमोद, गुस्सा। जरूरी नहीं कि जो मानसिक रूप से सक्षम ना हो वो गुस्सा नहीं कर सकता, कर सकता है। आमोद इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आओ 27 पर FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि FIACS, इसकी अगर आपको फुल फॉर्म पता लग गई तो इस क्वेश्चन को करने में तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी। F का मतलब फ्लेंडर, इंटरेक्शन, एनालिसिस, कैटेगरी, सिस्टम। फ्लेंडर, इंटरेक्शन, एनालिसिस, कैटेगरी, सिस्टम, फ्लेंडर। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? कौशल, प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। देखो क्या होगा कि अगर जैसे मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ और क्वेश्चनिंग में वहाँ से आपको वन लाइनर मैंने आपसे पूछे, लघुआत्मक जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। हमने एक सेशन में पढ़ा भी था कि जिनमें वन लाइनर आंसर करने होते हैं उसमें क्या पता लगता है, हमें आंसर भी पता लग जाता है, व्यक्ति को उस क्वेश्चन का संक्षिप्तीकरण आता है या नहीं आता, उसका सॉल्यूशन देना आता है या नहीं आता, वो पता लग जाता है, और इससे और भी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। तो प्रश्न कौशल में सबसे खराब बात यह है कि अगर आप हाँ ना में उत्तर दे रहे हो ना और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में ये नहीं पता लगेगा कि आप कितने उस क्वेश्चन के बारे में जानते हो। हाँ ना में से हाँ आंसर होगा या ना होगा। मोस्ट ऑफ केसेस में हाँ कर देते, कुछ बच्चे ना कर देते हैं, या तो हाँ या ना, सिंपल सी बात है, एग्री हो या नहीं हो। तो इनको, इन चीज़ों में कौशल के बारे में आप ये जो है कौशल में काउंटर नहीं होते। सिंपल सी बात समझ में आ रही है। एक ही ऑप्शन है इसमें, हाँ व ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या अगर बढ़ा दी जाए तो प्रश्न कौशल के लिए कैसा है? सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आओ 29 पर, अंतिम क्वेश्चन है आज का। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? कौन सी प्रक्षेपी तकनीक है? क्या होगा इसका आंसर? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ओके, आप सेशन को लाइक करके शेयर कर देना। 7 PM पर डेली हो रहा है सेशन, तो सेशन को छोड़ना मत। और प्लेलिस्ट पूरी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, तो जाकर अच्छे से पढ़ लेना। और
टेस्ट और हैं आपके लिए 10 हिंदी और इंग्लिश में फ्री प्रोवाइडेड हैं। एप्लीकेशन पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे effectivestudy.in के नेम से, वहां पर जाओ, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ओके, गुड लक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।